साल 1902 की बात है। वडोदरा में कुश्ती का कंपटीशन चल रहा था। कुश्ती तो हो रही थी, लेकिन साथ ही पहलवानों ने अपने जौहर दिखाए। एक पत्थर था वहाँ 1200 किलो का। जी हाँ, ठीक सुना आपने, 1200 किलो का पत्थर था। पहलवानों में होड़ लगी कि इसे कौन उठाएगा। सबने कोशिश भी की, सब एक से एक ताकतवर थे, लेकिन सब के सब फेल रहे। तभी आया एक शख्स, बाकियों से हाइट में कम था, बस 5 फुट 7 इंच। सबने सोचा ये क्या कर लेगा। उसने पत्थर को देखा, एक हाथ लगाया, फिर दूसरा हाथ लगाया, और देखते ही देखते पत्थर ज़मीन के ऊपर। लोगों की उंगलियां दांतों तले आ गईं। ये पत्थर आज भी वडोदरा के म्यूजियम में रखा हुआ है। पत्थर पर लिखा है, ये पत्थर 23 दिसंबर 1902 के दिन गुलाम मोहम्मद ने उठाया था। गुलाम मोहम्मद के नाम से शायद आप नहीं जान पाएँ, इसलिए एक और नाम आपको बता देते हैं, गामा पहलवान। खुशामदीद, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल AK नॉलेजियर। आज की इस वीडियो में समझते हैं गामा पहलवान की ताकत और उनके इतिहास को गहराई से। शुरुआत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट से। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनकी वाइफ का नाम कुलसुम शरीफ था इसलिए कहा कि उनका 2018 में निधन हो गया। गामा पहलवान कुसुम के परदादा थे। मध्य प्रदेश के दातिया ज़िले के रहने वाले गामा पहलवान पाकिस्तान कैसे पहुंच गए, इसके पीछे की कहानी काफ़ी दिलचस्प है। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के दातिया ज़िले से। 19वीं सदी की बात है। यहाँ के राजा हुआ करते थे भवानी सिंह। कुश्ती के बड़े शौकीन थे वो, और कई पहलवानों से उनकी अच्छी दोस्ती भी थी। इनमें से एक नाम था मोहम्मद अजीज़ बख्श का। अजीज़ की अकाल मौत के चलते राजा भवानी सिंह ने उनके दोनों बेटों को अपने अंडर लिया और उनकी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी ली। 2 भाई थे, गुलाम मोहम्मद बख्श और इमाम बख्श। गुलाम मोहम्मद बख्श के घर का नाम गामा था, इसलिए सब उन्हें गामा पहलवान कहने लगे। इन दोनों भाइयों ने पंजाब के फेमस पहलवान माधव सिंह के साथ कुश्ती सीखी। कुल उम्र 10 साल रही होगी जब दोनों भाइयों ने पहली बार किसी कंपटीशन में हिस्सा लिया। जोधपुर के राजा एक कंपटीशन करवा रहे थे सबसे ताकतवर आदमी की। जैसे आजकल मिस्टर इंडिया जैसे कंपटीशन होते हैं, इसी तरह का कुछ ये भी था। इसमें हर किसी को अपनी ताकत दिखानी थी, और हर मैच के बाद जो हार जाता वो बाहर होता जाता है। एलिमिनेशन राउंड्स थे। पूरे देश में 400 से ज़्यादा पहलवान हैं। सब उम्र, हाइट और एक्सपीरियंस में बड़े से बड़े थे। एक से एक मुश्किल कसरत करनी थी। नॉकआउट राउंड्स थे। जो पहलवान वो कसरत या आसन न दिखा पाता, बाहर हो जाता। आखिर में बचे 15। उन टॉप 15 में से एक नाम गामा का भी था। जब जोधपुर के राजा गामा से बहुत इम्प्रेस हुए कि छोटा सा बच्चा इतना आगे आया, उन्होंने गामा को विनर घोषित कर दिया। इस कंपटीशन के बाद देश भर के लोग गामा के बारे में जानने लगे। ये हालांकि बस एक शुरुआत थी। गामा ने 50 साल कुश्ती लड़ी, लेकिन एक भी मैच वो हारे नहीं। बाकायदा दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई। दुनिया भर के पहलवानों को हराया। एक बार नहीं, कई बार हराया। गामा की फिटनेस रिजिम कमाल की थी। ब्रूस ली तक उनके पास ट्रेनिंग के लिए आए, और कहते हैं गामा एक दिन में 5000 दंड और 3000 पुशअप करते थे। इन सब के लिए डाइट भी लगेगी ओब्वियसली। कितनी आप पूछेंगे? 6 देसी मुर्गे, उसके साथ 10 लीटर दूध और आधा किलो देसी घी, ऊपर से बादाम का टॉनिक। चुस्ती और दिमागी ताकत के लिए किसी फिटनेस रिजिम का नतीजा था कि गामा जब 19 साल के थे, उन्होंने तब के रुस्तम हिंद को चुनौती दे दी थी। रुस्तम हिंद यानी भारतीय महाद्वीप के सबसे बड़े पहलवान का टाइटल। ये टाइटल तब रहीम बख्श सुल्तानी वाले के पास था, जिनकी हाइट गामा से 2 फीट ज्यादा थी। कुश्ती जैसे खेल में हाइट का बड़ा फायदा मिलता है, लेकिन गामा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्होंने रहीम बख्श के साथ 3 मुकाबले लड़े। पहला मुकाबला कैसे हुआ, सुनिए। गामा ने रहीम बख्श को चैलेंज तो कर दिया था, लेकिन अधिकतर लोग तब मानते थे कि ये सिर्फ एक तरफा मुकाबला रहेगा। सुल्तानी वाला के पास हाइट भी अच्छी थी, लंबा एक्सपीरियंस था उनका, जबकि गामा एकदम नए थे। लेकिन मुकाबला शुरू हुआ, क्योंकि चैलेंज हुआ था। एक के बाद एक दांव खेले जाने लगे। इधर पकड़, उधर पकड़, इधर पटक, उधर पटक। कई घंटों तक मुकाबला चला। ना कोई जीत रहा था और ना कोई हार रहा था। कई घंटों बाद जब दोनों पहलवान लड़ते लड़ते चूर हो गए, इस मुकाबले को ड्रॉ माना गया। गामा जीत तो नहीं पाए,
लेकिन उस समय रुस्तम हिंद के साथ कोई मुकाबला ड्रॉ करवाना भी कोई छोटी बात नहीं थी। रातों रात इस तरह स्टार बने। कुछ समय बाद गामा ने रहीम बख्श को एक बार और चैलेंज किया। इस बार तैयारी के साथ गए। अखाड़े में उतरते ही गामा ने अग्रेसिव दांव खेलने शुरू किए। बीच कुश्ती में गामा की नाक से खून भी बहने लगा और उनका एक कान भी कट गया। लेकिन इस बार मुकाबला रुका नहीं। गामा ने रहीम बख्श को पछाड़कर ही दम लिया। इसके बाद 1911 में गामा और रहीम बख्श के बीच एक लास्ट मुकाबला हुआ इलाहाबाद में। इस बार लाइन में था रुस्तम हिंद का टाइटल। 1911 तक गामा पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम बन गए थे, ऐसा पहलवान जो कभी एक भी मुकाबला नहीं हारा था। मुकाबला शुरू हुआ। पिछली बार की तरह इस बार भी गामा बड़े एग्रेसिव थे। जब उन्होंने पहले ही दांव में रहीम को मिट्टी में पटक दिया, रहीम जोर जोर से चिल्लाने लगे। ऑर्गेनाइजर अखाड़े में पहुंच गए। रहीम चिल्लाए जा रहे थे कि उनकी पसली टूट गई, वो हिल भी नहीं पा रहे थे। डॉक्टर्स वहां मौजूद थे। उन्होंने जांच की और ये बताया कि पसली की हड्डी नहीं टूटी है, लेकिन रहीम से दर्द बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। इस वजह से उनके लिए लड़ पाना नामुमकिन था। ऐसे में गामा पहलवान को विनर माना गया और उन्हें रुस्तम हिंद का टाइटल भी दिया गया। गामा ने उसके बाद भी कई कुश्ती लड़ी और जीती भी, लेकिन उनका मानना यही रहा कि रहीम बख्श के साथ जो कुश्ती उन्होंने लड़ी वो उनकी जिंदगी की सबसे मुश्किल लड़ाई थी। बाद में जब इंटरव्यू में गामा ने रहीम बख्श के बारे में उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा था, हमारे खेल में अपने से बड़े और ज्यादा काबिल खिलाड़ी को गुरु माना जाता है। मैंने उन्हें 2 बार हराया जरूर, पर दोनों मुकाबलों के बाद उनके पैरों की धूल अपने माथे से लगाना मैं नहीं भूला। रुस्तम हिंद बनने के बाद गामा इंडिया के सबसे बड़े पहलवान बन गए। 1911 तक उन्होंने हिंदुस्तान के लगभग सारे पहलवानों को धूल चटा दी थी। इसके बाद बारी आई विदेशी पहलवानों की। गामा ने लंदन का रुख किया और वहां एक हैवीवेट चैंपियनशिप टूर्नामेंट होना था, उसमें हिस्सा लेना चाहते थे। गामा इसमें हिस्सा लेते इससे पहले एक मामला फंस गया। दरअसल हेवीवेट कैटेगरी के हिसाब से गामा का वजन पड़ रहा था कम। जब गामा को चैंपियनशिप में हिस्सा लेने नहीं दिया गया वेट कैटेगरी की वजह से, तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए वो, और चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहे सभी पहलवानों को उन्होंने दे दिया खुला चैलेंज। कहा कि 3 पहलवानों से एक साथ कुश्ती लड़ूंगा और सिर्फ 30 मिनट में तीनों पहलवानों को रिंग से बाहर फेंक दूंगा। लंदन के पहलवानों ने गामा के चैलेंज को कोई भाव नहीं दिया। सोचा बहुत आते हैं ऐसे, उनकी बात को सीरियसली नहीं लिया गया। इसका मतलब कोई गामा से कुश्ती का मुकाबले करने आया ही नहीं। फिर गामा ने उन पहलवानों को ललचाने की कोशिश की। कहा कि अगर लंदन का कोई भी पहलवान उन्हें हरा देता है तो उस पहलवान को इनाम वाले 5 पाउंड खुद अपनी जेब से देंगे और चुपचाप हिंदुस्तान वापस चले जाएंगे। अभी भी कोई कुश्ती करने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब गामा ने सोचा कि ऐसे हवा में बोलने से काम बनेगा नहीं। उन्होंने उस वक्त के सबसे बड़े पहलवानों स्टैनिस्लैस जेविस्को और फ्रैंक गोच का नाम लेकर उनको चैलेंज कर दिया। लेकिन सबसे पहले गामा का चैलेंज अगर किसी ने एक्सेप्ट किया तो वो थे अमेरिका के बेंजामिन रोलर। मुकाबला शुरू हुआ। अभी सिर्फ 1 मिनट 40 सेकंड हुए थे और रोलर चारों खाने चित पड़े थे। करीब 9 मिनट और 10 सेकंड ये मुकाबला चला। आखिर में गामा ने रोलर को पटक ही दिया और मुकाबला जीत लिया। तो अगले दिन गामा ने कुल 12 पहलवानों को हराया। जब ये खबर बाहर निकली तो वेस्टर्न रेसलिंग टूर्नामेंट के लोग हाथ जोड़ जोड़कर उन्हें अपने आप बुलाने लगे कि सर आप आएंगे तब रौनक होगी। गामा ने 2 दिनों में 15 पहलवानों को हराकर टूर्नामेंट में अपनी जगह इस तरह बनाई। अब आपको बताते हैं स्टैनली जेविस्को के साथ मुकाबले की कहानी। इनका नाम लेकर चैलेंज किया था। उनके साथ गामा का मुकाबला हुआ। मुकाबला वजनदार था, इसलिए मैच का इनाम बढ़ाया गया। अब जीतने वाले को 250 पाउंड, जो कि उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी, इसके साथ जॉन बुल बेल्ट भी मिलने वाली थी। ये बेल्ट मिलने का मतलब था वर्ल्ड चैंपियन बन जाना। मैच शुरू हुआ। जेविस्को का वजन बहुत अधिक था, लेकिन सिर्फ 1 मिनट में गामा ने जेविस्को को उठाकर ऐसे नीचे पटका कि वो बहुत देर तक उठे ही नहीं। जब वो बहुत देर तक नहीं उठे तो मैच को ड्रॉ माना गया। चूंकि मैच ड्रॉ रहा था इसलिए बेल्ट किसी को नहीं दिया गया। बेल्ट किसको मिलेगा इसका फैसला करने के लिए एक और मैच रखवाया गया दोनों पहलवानों के बीच,
लेकिन एक हफ्ते बाद गामा जब मैच के लिए अखाड़े में पहुंचे तो देखा कि ज़ेबिस्को वहां आए ही नहीं। सबने कहा कि ज़ेबिस्को डर गए। ज़ेबिस्को का बहुत इंतज़ार किया गया लेकिन वो नहीं आए और आखिर में गामा को विनर डिक्लेयर किया गया। उन्हें जॉन बुल बेल्ट भी मिल गई। रुस्तम हिंद से वो बन गए अब रुस्तम ज़माना यानी वर्ल्ड चैंपियन। गामा ने इसके बाद एक से एक मुकाबले लड़े, जीते। किस्से बहुत हैं, लेकिन कुश्ती से हटकर एक दिलचस्प किस्सा आपको सुनाते हैं। हिंदी के एक बड़े कवि थे मैथिली शरण गुप्त। उनकी ससुराल थी दकिया में और गामा भी जैसे हमने आपको बताया दकिया के ही रहने वाले थे। 1901 की बात है, उत्तर भारत में भयंकर प्लेग फैला। मैथिली शरण गुप्त अपने परिवार के साथ झांसी के पास चिड़गांव में रहते थे, तो पूरा गुप्त परिवार सारा सामान बैलगाड़ी में लदवा कर दतिया आया। उनके साथ लोहे की एक तिजोरी थी जो बहुत भारी थी। 8 लोगों ने मिलकर वो तिजोरी बैलगाड़ी पर चढ़वाई थी। किसी तरह वो लोग पहुंचे दतिया। जिस समय बैलगाड़ी पहुंची गामा वहीं पर थे। तिजोरी उतारने के लिए तब कई लोग आए लेकिन उनसे वो उठी ही नहीं। मुश्किल साबित हो रहा था। गामा ने ये देखा तो वो खुद आगे आए और तिजोरी को अकेले ही उठा लिया जैसे वो कोई कार्डबोर्ड का डब्बा हो। 8 लोग जिसको उठा के रखे थे। गामा ने 1952 तक कुश्तियां लड़ी और फिर संन्यास ले लिया। बंटवारे के वक्त उन्होंने पाकिस्तान जाना चुना। गामा का बड़ा नाम था। इसके बावजूद आखिरी दिन उनके बहुत मुश्किल में बीते। हालत ऐसी हुई कि उन्हें परिवार समेत रावदी नदी के किनारे एक झोपड़ी बनाकर रहना पड़ा। आखिरी दिनों में गामा को एक के बाद एक बीमारियों ने जकड़ा। इलाज के लिए उन्हें अपने सोने और चांदी की ट्रॉफीज भी बेचनी पड़ी। जब हिंदुस्तान में ये बात पता चली तो कई हाथ हेल्प के लिए आगे आए। महाराज थे पटियाला के, उन्होंने और बिरला ग्रुप ने गामा की हेल्प करने के लिए पैसे भेजने की पेशकश की। लेकिन जब तक ये हो पाता तब तक गामा की हालत बहुत बिगड़ गई थी। 22 मई 1960 को गरीबी और बीमारी से जूझते गामा पहलवान और गुलाम मोहम्मद बख्श की लाहौर में मौत हो गई। लेकिन वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, क्योंकि हम दोनों बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम मोटिवेट रहें। अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल AK नॉलेज ईयर पर। तब तक के लिए टेक केयर।